तो अभी अपन एक ये शॉर्ट ट्रिप पे निकले थे, बेसिकली बैंगलोर से भोपाल, और अब अपन वापस जा रहे हैं। अभी करीब 8 बज रहा है, 8:30 बज रहा है, और अपन करीब 5 बजे निकले थे भोपाल से। तो अपन ने बैतूल क्रॉस कर लिया है, नागपुर की तरफ जा रहे हैं। इसी ट्रिप में अपन ने अपना जो 50,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी का कवर हो गया है, तो ये सोचा कि एक लॉन्ग टर्म रिव्यू टाइप का गाड़ी का जो 50,000 किलोमीटर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अपन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखिए, गाड़ी ने अभी 51,046 किलोमीटर कवर कर लिया है, और ये गाड़ी करीब हमने पिछले साल के मार्च में ख़रीदी थी, और इस समय अगस्त हो रहा है, तो आप समझ लीजिए 1 साल और 4 या 5 महीने हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये है मर्सिडीज़ बेंज EQS SUV, तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो इसमें अपन इस गाड़ी का रिव्यू और अपना इतने दिनों जो अपन ने रोड ट्रिप की है उसमें एक्सपीरियंस किया रहा, वो सब कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो जो इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं गाड़ी की, कि जैसे इसका जो इसके पहले जो मेरे पास गाड़ी थी वो थी BMW X5। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये इसकी जो ड्राइविंग डायनामिक्स है उस लेवल की है, पर बहुत क्लोज है। और इसके कुछ बेनिफिट हैं, जैसे कि इसमें रियर व्हील स्टीयरिंग है, तो उसके कारण गाड़ी ये काफ़ी लंबी है, तो रियर व्हील स्टीयरिंग के कारण उसकी जो जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी कम है, और ऐसी काफ़ी जगहों पे आप इसको टर्न कर सकते हो जहाँ पे सेम साइज़ की गाड़ी को टर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो रियर व्हील स्टीयरिंग है वो एक्चुअली इस तरीके से काम करती है कि अगर आप धीमी स्पीड पे हैं तो वो उल्टी तरफ पीछे का चक्कर टर्न होता है, और अगर आप हाई स्पीड पे हैं तो वो सेम तरफ टर्न होता है। तो जैसे अगर आप कोई हाई स्पीड पे कर्व ले रहे हैं तो आपकी गाड़ी को स्किड होने से बचाता है, और उसमें थोड़ा बहुत हेल्प करता है। बाकी कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है, और बस उसमें प्रॉब्लम यही है कि चूँकि अगर आप काफ़ी हाई स्पीड पे चला रहे हैं हाईवे वगैरह पे, और आप एक कर्व लेते हैं, तो वो जो रियर व्हील स्टीयरिंग है वो थोड़ा अननेचुरल से फील होता है। तो कुछ दिन लगते हैं उसको यूज़ टू होने में। कुछ दिनों में आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है कि गाड़ी कैसे टर्न हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मतलब आप कुछ दिनों चलाओगे तो आप यूज़ टू हो जाओगे। बाकी रेंज की बात करते हैं, इसमें मेरे को कंसिस्टेंटली 600 के ऊपर रेंज मिलती है, 620-630 के ऊपर रेंज मिलती है। और इस गाड़ी की एक खासियत है जो मैंने देखी है कि जो दूसरी EVs हैं कंपैरेटिव सेगमेंट में तो कोई EV इंडिया में है नहीं, पर जैसे कि इवन आप BE6 या XEV9 इनको लें, इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स काफ़ी अच्छे हैं। उसके कारण अगर आप इसको 60 से 80 के बीच में चलाएंगे तो इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है, जो एनर्जी कंजम्पशन है, वो ये छोटी गाड़ियों से थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो काफ़ी हैवी है। इस कारण से नॉर्मल, जैसे कि अगर आप टाटा की देखें, नेक्सॉन या टियागो, इन सब EVs को देखें, तो 60 से 80 के स्पीड में आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 100 से 120 उस रेंज में चला जाता है। इस गाड़ी पे जो मैंने देखा है एनर्जी कंजम्पशन कभी भी 140-145 के नीचे नहीं जाता है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी हैवी है, ऑलमोस्ट
3 टन से भी ज़्यादा इसका वेट है। लेकिन जब आप हाईवे स्पीड्स पे आते हैं, जैसे कि जिन हाईवे पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है वहाँ पे, या फिर कुछ एक्सप्रेस वे जहाँ पे 120 की स्पीड लिमिट है, वहाँ पे आप इसका देखेंगे कि इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो उन गाड़ियों से भी कम हो जाता है। या अंडर 200 या 210 की रेंज में आप 120 की स्पीड पे आप इसको चला सकते हैं, जो कि अक्सर छोटी गाड़ियों में भी वो एनर्जी कंजम्पशन हासिल करना मुश्किल हो जाता है। तो वो एरोडायनामिक्स का इसमें बेनिफिट है, और उसके कारण आप कंसिस्टेंटली आपको जो अनलेस कि आप हिल वगैरह क्लाइंब कर रहे हैं, हिल क्लाइंब की बात अपन बाद में करेंगे, वो एक दूसरी कहानी है। पर नॉर्मल जो रेगुलर रोड्स हैं उस पर आप ये एज्यूम करके चल सकते हो कि 600 की तो रेंज आपको मिलेगी। तो जैसे कि मैं बेंगलोर से जब चलता हूँ भोपाल के लिए, तो नॉर्मली मैं बेंगलोर से दोपहर में निकलता हूँ या मतलब नून के आसपास निकलता हूँ, तो मेरे को हैदराबाद पहुँचने तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हैदराबाद में मैं नॉर्मली वो होटल बुक करता हूँ जहाँ चार्जर ऑलरेडी हो। और उसके बाद जब मैं हैदराबाद से निकलता हूँ तो भोपाल पहुँचने के लिए मुझे एक बार चार्ज करना पड़ता है नागपुर में। अभी पिछले कुछ महीनों से जो ये हिंगन घाट के बाद जो हल्दीराम्स का आउटलेट है, वहाँ पे महिंद्रा के हाई स्पीड चार्जर भी आ गए हैं। तो अब वो बहुत कंफर्टेबल है, आप वहीं पे जाइए, अपना लंच वंच कीजिए और उसके बाद आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच में मैंने एक कन्याकुमारी से कश्मीर का भी ट्रिप किया था, तो ऑलमोस्ट कहीं पे भी मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं आई कि भाई आप बैटरी ख़त्म होने वाली है या आपको कुछ इमरजेंसी कुछ करना पड़ेगा। मतलब ऑलमोस्ट पूरा जो इंडिया का पार्ट है उसमें आप आसानी से जा सकते हो। 600 किलोमीटर की रेंज अगर आपको मिल रही है तो आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जैसे कि बेंगलोर से अगर आपको मान लीजिए कन्याकुमारी जाना है तो आपको बिना चार्जिंग के आप जा सकते हो, रामेश्वर आप बिना चार्जिंग के जा सकते हो, मदुरई कोयम्बटूर आप बिना चार्जिंग के जा सकते हो, हैदराबाद तो मैंने बता ही दिया आपको। तो वो उस हिसाब से इस रेंज की गाड़ी में आपको ये फील होगा ही नहीं कि आप पेट्रोल को मिस कर रहे हो, क्योंकि अगर आप दिन में 1000 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं तो रुकोगे ही लंच के लिए, चाय के लिए, और वहाँ पे आप इजीली चार्ज कर सकते हो। रही बात चार्जिंग की, तो इस गाड़ी की जो चार्जिंग कर्व है वो भी काफ़ी अच्छी है कि ऑलमोस्ट 80% बैटरी तक ये 100 किलोवाट की स्पीड से ज़्यादा से चार्ज कर सकती है। तो बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है कि आपने चार्ज शुरू किया तो वो इनिशियल 60% या 50% तक तो हाई स्पीड से चार्ज करेगी, फिर वो गिरने लगता है। इसमें 100 किलोवाट ऑलमोस्ट 80-85 तक चलता रहता है। तो अगर आपको एक हाई स्पीड चार्जर मिल जाए जैसे 180 किलोवाट का या इवन 120 किलोवाट का, तो एक लंच ब्रेक में आप आसानी से उसको पूरी कार को रिफ़िल कर सकते हो। उसके बाद अगर अपन इंटीरियर वगैरह का देखें तो काफ़ी हाई क्लास है। मतलब आपको वो काफ़ी ऐसा लग्जरी अप मार्केट टाइप की फीलिंग आती है। थोड़ा सा डाउन साइड यही है कि वाइट कलर का इंटीरियर है तो आपको थोड़ी केयर करनी पड़ती है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत समस्या हो। मेरे को उतनी कोई प्रॉब्लम कभी क्लीनिंग वगैरह में नहीं आई है। रही बात फीचर की बात करें तो इसमें एडास लेवल 2+ है, और इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, मेरे पास एक और कार है उसमें भी एडास है, पर उस एडास में मेरे को कभी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। मेरे को हमेशा लगता था कि यार गाड़ी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। पर इसमें जैसे अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है वो काफ़ी प्रॉपर्ली काम करता है। ख़ास करके अगर आप जिस तरीके का हाईवे पे अभी अपन चल रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी गाड़ी के पीछे लगा दें और
क्रूज़ कंट्रोल डाल दें तो गाड़ी कंफर्टेबली आपको लेती जाएगी। इवन अगर आप किसी हिल पे जा रहे हैं और हिल से नीचे आते समय आप वही सेम अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इफ़ेक्टिवली जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करके आपको बेस्ट एनर्जी कंजप्शन देता है। जैसे कि मैंने तमिलनाडु में जो कोली हिल्स हैं, मैं वहाँ पे लेके गया था, तो बेसिकली जब मैं डाउन हिल आया लौटते में समय, तो पूरी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की वो जो डाउन हिल है उसमें एनर्जी कंजम्पशन ज़ीरो था। ऊपर जाते समय एनर्जी कंजम्पशन करीब 450 था। तो आप ये समझिए कि अगर आप एक हिल को क्लाइंब कर रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं तो थोड़ी एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी, पर ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि मान लीजिए आपका एनर्जी कंजम्पशन 180 है, ऊपर जाके आते समय अगर आप उसको एवरेज करें आने जाने का, तो शायद वो आपको 200-220 है इस टाइप से कुछ मिलेगा। उसके अलावा अब अपन बात करें, मान लीजिए कि जो सर्विसिंग है, तो इस कार की जो नॉर्मल सर्विस शेड्यूल है वो लगभग 30,000 किलोमीटर के आसपास होता है। तो एक सर्विस मैंने कराई थी और उसमें मेनली जो कॉस्ट मेरी थी वो इसमें एक पोल्यूशन फ़िल्टर है, PM 2.5 फ़िल्टर है, जो काफ़ी बड़ा फ़िल्टर आता है, उसकी कॉस्ट लगी थी, वो करीब 20,000 का था। उसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं लगी थी सर्विस में। और इसका जैसे कि मैंने बताया शेड्यूल 30,000 किलोमीटर है, तो आपको फ्रीक्वेंटली सर्विस के लिए नहीं ले जाना पड़ता। अभी कुछ दिनों पहले मैंने ऐसे, चूँकि मैं ड्राइव पे आ रहा था, ऐसे एक चेकअप, मतलब उन्होंने मर्सिडीज़ ने फ्री चेकअप ऑफ़र किया था, तो मैंने कराया था। तो ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क वगैरह में अभी कोई वो नहीं हुआ है, जबकि ऑलमोस्ट अब तो मैंने बताया आपको 51,000 किलोमीटर चल चुकी है। जबकि इसके पहले मेरे पास BMW X5 थी, तो ऑलमोस्ट 12,000 से 20,000 के बीच में ब्रेक पैड चेंज कराने पड़ते थे उसके। तो वो इसमें बेनिफिट है कि जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। एक इक्विवेलेंट अगर आप आइस कार की बात करें तो उसके कंपैरिजन में आपका रनिंग कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है। रही बात ये लग्जरी कार है, तो जो भी अगर कभी कुछ फेलियर होता है तो वो पार्ट वगैरह तो एक्सपेंसिव होते ही। अब इसके अलावा अगर अपन देखें स्टेबिलिटी वगैरह की, तो स्टेबिलिटी मुझे सिमिलर ही नज़र आती है जैसे कि मेरी BMW X5 थी। इन हाईवे पे मैंने बहुत बार ट्रैवल किया है, तो आप 100 किलोमीटर, यहाँ की ज़्यादातर स्पीड लिमिट 100 है या तेलंगाना में 80 है, तो उन स्पीड लिमिट्स पे तो आपको लगता है कि आप बहुत कंफर्टेबली रिलैक्स होकर ड्राइव कर रहे हो। कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि आपको ऐसा फीलिंग हो कि भाई कुछ डेंजर है या वैसा कुछ। तो कुल मिला के अगर आपको आप लग्जरी सेगमेंट की कार ढूंढ रहे हैं और आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल ईवी चाहिए जो आपकी प्राइमरी कार को रिप्लेस कर सके, ये मेरी प्राइमरी कार है। मेरे पास एक और दूसरी कार है जो पेट्रोल की कार है, पर वो छोटी कार है और वो तो अब चलती ही नहीं है, क्योंकि इवन सिटी में ये सस्ती पड़ती है चलाना, उसमें पेट्रोल महंगा पड़ता है। तो ये मेरी प्राइमरी कार है और मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ कि भाई मेरे को पेट्रोल कार मिस हो रही है। तो इसका इवन जो AC चार्जिंग है ये 22 किलोवाट तक सपोर्ट करती है, पर मैंने अपने घर पे सिर्फ 11 किलोवाट लगा रखा है और वो मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि 11 किलोवाट में आप ये समझिए करीब 11 घंटे में कार 0 से 100% चार्ज हो जाती है। बैटरी की हेल्थ मेंटेन करने के लिए जब भी मैं सिटी में रहता हूँ तो मैं इसको 60% के आसपास रखता हूँ, उससे ऊपर कभी चार्ज नहीं करता। जब मेरे को इसी लॉन्ग ट्रिप पे आना होता है तो वो एक रात पहले मैं उसे 60 से 100% कर लेता हूँ और फिर आ जाता हूँ। तो इसके अलावा बाकी सब मेरा एक्सपीरियंस इस कार के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। तो अगर आप इस सेगमेंट में हैं और आपको एक
प्राइमरी इलेक्ट्रिक कार चाहिए और अगर आपको चार्जिंग एक्सेस है कि आप मतलब या चार्जर लगा सकते हैं घर पे, या आपका फ्री स्टैंडिंग हाउस है तो वहाँ आप कुछ अपार्टमेंट में सोसाइटी वगैरह प्रॉब्लम करती हैं, कायदे से उनका इलीगल है, पर अगर आपको उनको कन्विंस करा पा रहे हैं तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव गाड़ी है अगर आप इस सेगमेंट की कार ख़रीदना चाहते हैं। और उसके अलावा जो इवन इसका जो अगर आपके पास चार्जिंग एक्सेस ना भी है तो जैसे मेरा है, मैं बेंगलोर में इसको अगर मैं लॉन्ग ट्रिप पे बाहर नहीं जा रहा हूँ तो मैं महीने में एक बार चार्ज करता हूँ, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है पर आप मैनेज कर सकते हैं। बेंगलोर में काफ़ी सारी मॉल्स हैं जहाँ चार्जर लगे हैं, आप एक मॉल में चले जाइए, वहाँ 2 घंटे में गाड़ी चार्ज हो जाएगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर ऑफ कोर्स अगर आपके पास चार्जिंग एक्सेस है तो ये उतना ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो यही मेन था इस गाड़ी के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। बाकी जो मेन पॉइंट है मेरा वो मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कैनॉट बी योर प्राइमरी व्हीकल। मेरी सिर्फ यही गाड़ी है प्राइमरी व्हीकल, और इसके पहले मेरे पास BMW X5 थी। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि दिस कैनॉट बी योर प्राइमरी व्हीकल। अगर आपको सिटी में 600-500 की रेंज मिल रही है तो ऐसी कोई इमरजेंसी कभी नहीं आती कि आप सडनली सिटी में कहीं बाहर निकले और आपको चार्जिंग की शॉर्टेज पड़ जाए। आप अपनी नीड के हिसाब से चार्जिंग का लेवल मेंटेन कर सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आप कंफर्टेबल है 80% पे तो आप 80% रखिए, जैसे ही वो 70 पे आ जाए वापस 80 कर लीजिए। तो इवन दो इसकी बैटरी बहुत बड़ी है इसलिए चार्जिंग में काफ़ी टाइम लगता है, पर रोज़ आपको पूरी बैटरी चार्ज नहीं करनी, आपको सिर्फ रिप्लेनिश करना है आपके कंफर्टेबल लेवल तक। जैसे मैं 60 पे रखता हूँ तो मैं इसको 60 से 30 के बीच में रखता हूँ। 60 पे मैं नॉर्मली मेंटेन रखता हूँ, जैसे ही बैटरी 30% पे आ जाती है मैं फिर उसको 60% पे चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि मेरा सिटी में उतना रन नहीं होता है। मेरे लिए वो कंफर्टेबल है कि जब तक मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना है मेरे लिए 60% कंफर्टेबल है, क्योंकि 60% बैटरी में भी मैं इजीली 200-250 किलोमीटर चला सकता हूँ। और ऐसा कभी बेंगलोर में नहीं होता कि सडनली मेरे को 200-250 किलोमीटर चलाना पड़े। और जो चार्जिंग की अवेलेबिलिटी है एटलीस्ट जो सारे मेजर हाईवे में है, साउथ इंडिया में तो आपको कभी परेशानी होगी ही नहीं। नॉर्थ इंडिया में जो सेंट्रल पोर्शन है इसमें थोड़ी दिक्कत है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उन हाईवे पे रेगुलरली ड्राइव करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आइडिया लग जाएगा कहाँ पे चार्जर हैं, और आप एक तरीके से आपका जो लंच और चाय ब्रेक है वो उसके अराउंड आप प्लान कर सकते हैं। और साउथ में तो ऑलमोस्ट सारे चार्जर रेस्टोरेंट्स में ही मिलेंगे आपको, ऐसे फ्री स्टैंडिंग चार्जर बहुत कम मिलते हैं। नॉर्थ में भी अगर आप स्टैटिक का देखो उन्होंने ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में ही लगा रखे हैं। चार्ज जोन और जियोन इनके भी बहुत इफ़ेक्टिव चार्जर्स हैं। अभी महिंद्रा ने जो अपना नया नेटवर्क शुरू किया है वो भी काफ़ी अच्छा है। मेरे को रेयरली उसमें कोई प्रॉब्लम फेस हुई, पर अभी महिंद्रा का नेटवर्क बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से 10-12 चार्जर हैं उनके कुल मिला के पूरी कंट्री में। पर चार्ज जोन, स्टैटिक, जियोन, जियो बीपी इन सबको मिला के आपको नॉर्मली कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और बाकी ऑलमोस्ट सारे पेट्रोल पंपों पे तो अब लग ही रहे हैं, और एटलीस्ट 1/3 पेट्रोल पंपों पे तो चालू भी हो चुके हैं चार्जर, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यही मेरी कहानी थी, यही मेरा रिव्यू था। यही बोलूँगा कि मेरे हिसाब से ये मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इससे। और अगर आप इलेक्ट्रिक ज्वाइन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मूवमेंट है, और अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस गाड़ी को ज़रूर टेस्ट ड्राइव करके देखिए। मतलब
रेंज और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। तो ये वीडियो यहीं तक। चलिए अभी अपन हैदराबाद की तरफ चल रहे हैं। आज शाम को अपन हैदराबाद पहुंचेंगे और कल बेंगलोर पहुंचेंगे। थोड़ा रेनी टाइप का वेदर हो रहा है बाहर, काफ़ी ग्लूमी सा दिख रहा है अगर आप बाहर देखिए, पर फिर भी ठीक है। चलिए फिर चलते हैं।